आप अपनी स्क्रीन पर एक कॉपी देख रहे हैं। एक कॉपी है मुकेश कुमार लूनायत की। ये 2017 की यूपीएससी सिलेक्टेड है और इनकी रैंक थी 587 भी, और ये हिंदी मीडियम से थे। और निबंध जो ऐसे का पेपर देखते हैं ना यूपीएससी में, उसी की कॉपी है, टेस्ट की कॉपी है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह भी रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि निबंध के पेपर की तैयारी को आप लोग गंभीरता से कीजिए। और इस गंभीरता में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जो लोग आप देखते हैं कि गंभीरता से नहीं करते हैं ना, जो लोग सोचते हैं कि हम तो सीधा पेपर में निबंध लिख देंगे, निबंध लिखना कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो आप देखिए उनके 30 से 40 नंबर आते हैं 250 नंबर में से। जो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं, उनके आप देखिए 175 नंबर, 160 नंबर, 170 नंबर आते हैं 250 में से। और अब तो मुझे लगता है कि ये मुझे बताना नहीं चाहिए कि यूपीएससी में एक एक नंबर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, आपकी रैंक को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। और देखिए, कहते हैं कि निबंध जो रहता है ना, ये स्टूडेंट की सोच समझ और व्यक्ति का पता करता है। और कहते हैं कि भाषा बड़ी सरल होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, भाषा पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि भाषा निबंध की जान होता है। तो ये भी याद आपको रखना है। और देखिए, अगर यूपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, इसे अगर आप लोग देखें तो क्या कहा गया है कि उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे। उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों का निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। इतना कहा गया है। अब आप कहेंगे कि निबंध के लिए स्टडी मटेरियल कहाँ से आएगा? तो भाई, आप जी के जीएस तो पढ़ते ही है। आप लोग करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, संपादकीय पाठ पढ़ते होंगे, जो सामान्य मुद्दे हैं उन पर एक सामान्य समझ आप लोग रखते होंगे। यही आपका स्टडी मटेरियल है निबंध के लिए। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, और जिससे एक जगह आप अच्छे से लिख सकें निबंध। ठीक है। और निबंध का पेपर, प्रश्न पत्र मुख्यतः दो भागों में होता है, एक मूर्त और अमूर्त रूप में विभाजित रहता है। और प्रत्येक भाग में दिए गए 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना होता है और उस पर आपको निबंध लिखना होता है। और दोनों निबंध 1 से 125-25 नंबर के रहते हैं, और 1000 से 1200 शब्दों में आपको दोनों निबंध लिखना है। पहला भी आपका 1000 से 1200 शब्दों में होना चाहिए, दूसरा भी आपका 1000 से 1200 शब्दों में होना चाहिए। टोटल 250 नंबर हो गए। 3 घंटे का समय मिलता है इसके लिए आपको। और देखिए, ये अनुदेश दिए रहते हैं, ये भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। अब सीधी सी बात है कि आपका भाई हिंदी मीडियम है तो हिंदी में ही लिखोगे ना आप लोग, इंग्लिश में थोड़ी लिख दोगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को काट दिया करिएगा, इस तरह से। ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ आपको खंड ए खंड बी में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखना है, जो लगभग आप देखेंगे 1000 से 1200 शब्दों में रहेंगे। ये आपके सामने सेक्शन ए है। इसमें आप देखिए 4 सब्जेक्ट दिए गए, 4 विषय दिए गए, टॉपिक आपको इनमें से आपको पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। और फिर आपको लगता है कि जो आपको पसंद है, जिस पर आप 1000 से 1200 शब्द लिख सकते हैं, उस टॉपिक को, उस विषय को आप चुनना है। और देखिए, जब आप लोग चुन लेते हैं ना, तो निबंध लिखने का आप देखते हैं कि एक ओपनिंग पैराग्राफ होती है, शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने जो विषय चुना है, उस विषय का क्या बैकग्राउंड है, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, उस विषय का बैकग्राउंड बता सकते हैं। या फिर आप लोग इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, क्यों आपने वो विषय चुना है। या फिर आप लोग किसी उदाहरण से शुरुआत कर सकते हैं, या कोई पंक्ति है, कोट्स हैं, वहाँ से आप लोग लाइनों से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, बड़ा बैलेंस बनाकर आपको निबंध लिखना है। समझ रहे हैं आप लोग? 360 डिग्री पर आप देखिए एक तरह से। और लास्ट में अपना निष्कर्ष आप लोग देते ही हैं, इतना तो समझदार आप लोग हैं ही। अब इसमें आप देखिए, आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा देश की पहली आवश्यकता है। आप तब तक कोई योजना नहीं बना सकते जब तक कि सुरक्षा नहीं है। दूसरा कह रहा है कि राजनीति तथा धर्म सदैव एक साथ चल सकते हैं। राजनीति तथा धर्म सदैव एक साथ चल सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि भारत में तकनीकी संस्थान कुशल बेरोजगार को उत्पन्न करने का कारखाना है। और चौथा कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा कुछ नहीं परंतु एक प्रसंविदा है। अब आप चारों टॉपिक को पढ़िए ध्यानपूर्वक, फिर आप तय करिए कि आपको कौन सा चुनना है और किस पर लिखना है।
लेकिन इन्होंने देखिए कौन सा चुना है, राजनीति एवं धर्म सदैव एक साथ चल सकते हैं। इन्होंने दूसरा टॉपिक चुना हुआ है। अब आप देखिए इन्होंने कैसे शुरुआत की, धर्म मूल्यों का संरक्षण है। हेराल्ड हाफडिंग ने कहा है धर्म से आशय सौरभ धर्म पालन अर्थात कर्तव्य पालन से है। और भागवत गीता धर्म व राजनीति के मध्य संबंध प्राचीन काल से ही शासन का एक अभिन्न लक्षण रहा है। और राजा व राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत, जिसके अनुसार राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, कि लगभग आप देखते हैं कि सभी प्राचीन संस्कृतियों व राज्य प्रणालियों में मान्यता प्रदान की गई है। भूमिका ज्यादा प्रासंगिक लिखें, क्रमशः विकास दिखाते हुए दोनों के संबंध को परिभाषित करें, ये सुझाव दिया जा रहा है इन्हें। और आप लोगों से कहा जाता है ना कि आप लोग टेस्ट दिया करिएगा, मॉक टेस्ट दिया करिएगा, अपनी कॉपी चेक कराया करिएगा, फिर वहाँ जो कमियां रहती है वो बताई जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है। हालांकि वर्तमान दौर में विशेषता लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण शासन प्रणाली के रूप में उदय के बाद धर्म व राजनीति के मध्य संबंधों की काफी हद तक पुनर्परिभाषित किया गया है। 19वीं 20वीं शताब्दियों में इस संदर्भ में पहले की तुलना की काफी दिशाओं में प्रगति हुई है तथा धर्मनिरपेक्षता, बहुसंस्कृतिवाद, बहुलवाद, धर्मतंत्र बनाम लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों के अधिकार व चेतना ने संपूर्ण विश्व में इस संदर्भ में दोनों के संबंधों को पुनर्परिभाषित किया है। और वस्तुतः धर्म शब्द अपने आप में एक अमूर्त शब्द है जो विभिन्न व्याख्याओं के लिए खुला है। धर्म शब्द आप देखेंगे रिलीजन ए लैटिन के रेलिगियर शब्द से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना, और इसकी निम्न संभव व्याख्याएं हैं। और आप देखिए मनुष्य, या आप देखिए धर्म मनुष्य के भौतिक पक्ष को आध्यात्मिक पक्ष से जोड़ता है, जोड़ना। द्वितीय, मनुष्यों को मनुष्य से जोड़ना। तृतीय, असीम, मनुष्य को असीम पारलौकिक ईश्वर से जोड़ना है। और पुनः आप देखिए भारतीय संदर्भ में धर्म से आशय कर्तव्य की धारणा करने वाला अर्थात स्व धर्म पालन, कर्तव्यों के पालन से भी है। एक आप देखते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ आप देखिए धर्म पालन का कहने का मतलब है कि कहते नहीं आप लोग कि अपना धर्म पालन कीजिए आप, यानी कि कर्तव्य एक तरह से करिए अपना, उसी की बात हो रही है। धर्म को एक तीसरा संदर्भ भी है और जिसके तहत हेराल्ड हाफडिंग द्वारा धर्म की परिभाषित करते हुए कहा गया है कि धर्म मूलतः मूल्यों का संरक्षण है। धर्म व राजनीति के मध्य संबंधों की समीक्षा उपयुक्त 3 भिन्न व्याख्याओं रेलिगेयर, स्वधर्म पालन, मूल्यों के संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए की जा सकती है। और इस संदर्भ में 2 संभव पक्ष हैं। एक आप देखिए राजनीति व धर्म सदैव एक साथ चल सकते हैं। दूसरा है राजनीति व धर्म में विच्छेदन वर्तमान संदर्भ में न केवल वांछनीय अपितु अपरिहार्य भी है। अब आप देखिए महात्मा गांधी जी द्वारा वर्णित 7 पापों में एक पाप है धर्मविहीन राजनीति को माना गया है। गांधी जी के अनुसार राजनीति स्वयं में साध्य न होकर व्यापक जन कल्याण का एक साधन मात्र है, सेवा मात्र है। गांधी जी राजनीति में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं क्योंकि इसके अभाव में राजनीति स्वयं को साधन के साध्य मानने लग जाती है एवं निरंकुश हो जाती है, जिससे जनता के लिए कुप्रभावित होते हैं। और याद रहे गांधी जी का यहाँ धर्म से आशय संस्थागत धर्म हिंदू मुस्लिम से नहीं है, ना होकर स्व धर्म पालन अर्थात कर्तव्य पालन से है। यदि धर्म का आशय स्व धर्म पालन से लिया जाए तो आप देखिए धर्म व राजनीति सदैव एक साथ चल सकते हैं। आप देखिए कोई अधिकारी है किसी पद पर बैठा हुआ है तो कई बार लोग कहते हैं ना कि अपना धर्म का पालन कीजिए, आपका क्या धर्म है, आपका क्या कर्तव्य है, उसी की बात हो रही है। पुनः यदि धर्म का आशय मूल्यों के संरक्षण से लिया जाए एवं अन्य मूल्यों में सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव, शांति, अहिंसा, प्रेम, मानवता आदि मूल्यों को शामिल किया जाए तो भी धर्म व राजनीति साथ साथ चल सकते हैं। इसके अलावा यदि रेलिगेयर के प्रथम 2 अर्थों को ही धर्म समझा जाए तो भी आप देखिए धर्म व राजनीति एक साथ चल सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी धर्म व राजनीति में परस्पर निर्भरता एवं एकात्मकता तदाब का संबंध रहा है। और लगभग सभी प्राचीन राज्य प्रणालियाँ मध्यकालीन सभ्यताओं, चाहे वे यूरोप में हो, मध्य पूर्व में हो या भारतीय उपमहाद्वीप में, धर्म का राजनीति से गहरा व एकात्म संबंध रहा है। और वर्तमान संदर्भ में भी भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्ष या आप देखिए राज्य होने के बावजूद इनमें पूर्ण पारक्त नहीं हो पाया है। और जो धर्म व राजनीति में मूल पूर्ण पार्थक्य की व्यवहारिक समस्याओं को दर्शाता है। और वस्तुतः धर्म आस्था का विषय है एवं आस्था व्यक्ति के जीवन से प्रभावित करने वाले मार्गों में एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो धर्म व राजनीति के पूर्ण विच्छेद में कठिनाई उत्पन्न करता है।
एक दूसरा आप देखिए, राजनीति व धर्म में विच्छेदन के केवल वांछनीय अपितु अपरिहार्य है। निसंदेह यदि धर्म का असर स्वधर्म पालन या मूल्यों का संरक्षण या रेगुलेटर के प्रथम दो अर्थों से लिया जाए तो धर्म व राजनीति के एक साथ चलने में कोई समस्या नहीं है। परंतु प्रश्न उठता है कि क्या व्यवहार में धर्म का असर उपयुक्त संदर्भ से लिया जाता है? इसका उत्तर बिना सोचे समझे नकारात्मक ही होगा। अर्थात आप देखिए, धर्म से आशय व्यवहार में विपरीत संस्थागत धर्मों जैसे यथा आप देखिए हिंदू मुस्लिम ईसाई आदि से लिया जाता है, तो कि रेलिगियर शब्द के तीसरे अर्थ को संदर्भित करता है। यदि धर्म का असर इस संदर्भ से है तो धर्म व राजनीति का एक साथ चलना बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है। और विश्व के सभी धर्म तंत्र राज्यों के ऐतिहासिक अनुभव से स्पष्ट होता है कि कोई भी ऐसा धर्म तत्वात्मक राज्य नहीं हुआ जहां यह धर्मों के हितों की रक्षा राज्य के प्रमुख धर्म के समान हुई हो। यह धर्म के राज्य राजनीति की समृद्ध करने की चुनौती को दर्शाता है। धर्म व राजनीति में विच्छेद की आवश्यकता सर्वप्रथम यूरोप व अमेरिका जैसे राज्यों में महसूस की गई, जो मोटे तौर पर आप देखिए सजातीय राज्य धर्म थे। एक धर्म को मानने के बावजूद इन राज्यों में राजनीति को धर्म से पृथक करने की आवश्यकता महसूस की गई, और यह तथ्य दर्शाता है कि राजनीति व धर्म में वर्तमान में तदम संबंध स्वीकार नहीं है। और इसी अवधारणा को इस दूसरे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता के नाम से भी जाना जाता है, जो राजनीति व धर्म में पूर्ण पार्थक्य का पुरजोर समर्थन करती है। और पुनः यदि राजनीति को धर्म से समृद्ध कर दिया जाए तो बहुमत के धर्म को राज्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकमात्र धर्म के रूप में अपनाने की जोखिम बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति अन्य धर्मों के नागरिकों को उनके कल्याण हेतु पूर्णता राज्य की इच्छा पर निर्भर बना देती है। और भारत आप देखिए विभिन्न धर्मों की जन्मस्थली है। विश्व में लगभग आप देखिए प्रत्येक धर्म को मानने वाले यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे विविधतापूर्ण भारत समाज में धर्म व राजनीति को परस्पर समृद्ध करने की बेहद जोखिम निहित है, और यह भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के समक्ष कई चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है और धार्मिक लोक व्यवस्था को उथल पुथल कर सकता है। और जिसका एक उदाहरण हाल ही में डेरा सच्चा सौदे के मामले में हरियाणा सरकार व प्रशासन की विफलता के रूप में देखा जा सकता है। और बहुसंस्कृतिवाद व बहुलवाद जैसी अवधारणाएं भी धर्म व राजनीति की परस्पर संबद्धता का विरोध करती हैं। और धर्म व राजनीति में परस्पर संबंध कई अल्पसंख्यक छोटी संस्कृतियों का पहचान का संकट उत्पन्न कर देती है। अतः इसमें परस्पर विच्छेद आवश्यकभावी है, आवश्यक नहीं है। ये सब आवश्यक नहीं था लिखने के लिए। अमेरिका बहुलवादी समाज होकर भी बाइबल पर शपथ का प्रावधान करता है। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे का अंग है। भारतीय पंथ निरपेक्षता का मॉडल राज्य व धर्म के मध्य सिद्धांतिक दूरी बनाए रखने की अपेक्षा करता है। हालांकि यह राज्य को अंततः अंतर-धार्मिक विरोधों को चुनौती देने का अधिकार देता है। पश्चिमी अवधारणा की पार्थक्यता यहाँ तटस्था बन जाती है, परंतु भारतीय शासन का स्वरूप भी राजनीति व धर्म में पूर्ण विच्छेद की मांग करता है। उदाहरण के लिए आरपी एक्ट की धारा 123(3) के तहत धर्म, जाति, समुदाय, नस्ल आदि, भाषा आदि आधारों पर वोट मांगने को निहरता का एक आधार माना गया है। ये आप देखिए तटस्थता सबको बराबर सम्मान देता है, धर्म के प्रति उदासीन नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता मूल अधिकार है। ये आप देखिए विच्छेद नहीं, धर्म का दुरुपयोग होने से बताया है ये। और निष्कर्षतः भारत जैसे एक विविध बहुलवादी बहुधर्मी बहुसांस्कृतिक देश में धर्म व राजनीति को पूर्ण रूप से पृथक करना न केवल राजनीति, सामाजिक व आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आवश्यक है, अपितु आज़ादी के 70 सालों से निरंतर अक्षुण्ण व अखंड भारतीय एकता व अखंडता को बनाए रखने की गारंटी भी है। बिना इसके समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व जैसे राजनीतिक आदर्श तथा सहिष्णुता, सर्वधर्म संभाव, शांतिपूर्ण सहस्तित्व एवं वसुधैव कुटुंबकम जैसे नैतिक आदर्शों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। और आप देखिए स्वयं लोकतंत्र की आधारशिला व विचार भी राजनीति व धर्म के साथ साथ चलने का समर्थन नहीं करता है। यहाँ आप देखिए इन्हें सुझाव दिया गया है। यथासंभव संतुलित निष्कर्ष रखने का प्रयास करें, संवैधानिक मूल्यों से स्पष्ट होता है, और धर्म और राजनीति साथ साथ चलकर अनुचित हस्तक्षेप न हो सके। ये धर्म और राजनीति दोनों मानव कल्याण हेतु है और सिद्धांत कोई विरोध नहीं है, और प्रश्न इनके स्वरूप को लेकर है। नैतिकता व मानवता युक्त धर्म राजनीति को बल प्रदान कर सकता है। ये आप देखिए इन्हें बताया जा रहा है कि ये और सुधार करते तो और अच्छा निबंध आपका रहता। 125 में से आप देखिए 42 नंबर इन्हें दिए गए, कितने 42। अब आप देखिए खंड
खंड बी है ये। अब आप देख इसमें भी 4 टॉपिक दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि कर्तव्य के बिना अधिकार ठीक उसी समान है जैसे उत्तरदायित्व के बिना सत्ता। दूसरा कह रहा है कि सत्याग्रह पर आधारित युद्ध सदैव 2 प्रकार के होते हैं, पहला अन्याय के विरुद्ध युद्ध, दूसरा हमारी स्वयं की दुर्बलता से लड़ाई। तीसरा कह रहा है कि रोजगार सृजन सबसे बड़ी चुनौती है। 4 कह रहा है स्वच्छ आत्मा मस्तिष्क एवं शरीर भारत की सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक बुराइयों से लड़ने के लिए के नए हथियार की बात हो रही है। अब आप देखिए इन्होंने तीसरा टॉपिक चुना है, रोजगार सृजन सबसे बड़ी चुनौती है। वर्तमान में भारत जनांकीय लाभांश की स्थिति में है, यानी कि हमारा भारत युवा आबादी वाला है, क्योंकि एक और आप देखिए विश्व की अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आगामी दशकों में श्रम आपूर्ति की संख्या मांग की तुलना में कम होने का अनुमान है। वहीं भारत के एक श्रम अधिक वाला देश बने रहने के अनुमान है और डेमोग्राफिक डिविडेंड की यह प्राकृतिक स्थिति भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर हो सकती है यदि इसे कुशल रोजगार में परिवर्तित कर दिया जाए। और वहीं इसके साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं और जिनमें सबसे प्रमुख है जनसंख्या के इतने बड़े भाग हेतु रोजगार सृजन की समस्या। कई अध्ययनों ने इस ओर इशारा किया है कि यदि समय रहते इस डेमोग्राफिक डिविडेंड की संभावना को साकारित नहीं किया गया तो इसके भयंकर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सामरिक निहितार्थ हो सकते हैं। कुछ अध्ययनों में डेमोग्राफिक डिविडेंड के अवसर के साथ साथ और इसके डेमोग्राफिक डिजास्टर में परिवर्तित होने की चिंताओं की ओर भी इशारा किया गया। और आप देखिए आंकड़ों की ओर नजर दौड़ाई जाए तो इस संदर्भ में हाल ही के रुझान भी प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। श्रम मंत्रालय के द्वारा विकास श्रम एवं रोजगार सर्वे में भी श्रम सृजन की दर में गिरावट की ओर चिंता प्रकट की गई है। पिछले 4-5 वर्षों में रोजगार दर में वृद्धि की बजाय गिरावट आई है। बढ़ती विकास दर साथ ही रोजगार सृजन में आई यह गिरावट चिंतित करने वाली है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा परंपरागत रूप से रोजगार हेतु कृषि पर आश्रित रहा है। हालांकि मौद्रिक मूल्य के दृष्टिकोण से तो जीडीपी में कृषि की भूमिका में तीव्र गिरावट आई है, जो वर्तमान में करीब आप देखिए 13% के आसपास है। परंतु रोजगार के दृष्टिकोण से कृषि आज भी आधे से अधिक भारतीय श्रमिकों को रोजगार प्रदान करती है और कृषि के क्षेत्र में आप देखिए अदृश्य छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न करता है। और कृषि क्षेत्र में आप देखिए श्रम गुणवत्ता काफ़ी निम्न स्तरीय है। आज़ादी के पिछले 70 वर्षों में हालांकि हमने काफ़ी प्रगति की है, परंतु रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी विफलता है। वैश्विक आप देखिए पैटर्नों के विपरीत समय के साथ विनिर्माण क्षेत्र के एक प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र के रूप में ना उभर पाना रहा है और विनिर्माण क्षेत्र जिसमें अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन बनने की क्षमता है और यह विफलता न केवल आर्थिक विकास की क्षमताओं को कम करती है अपितु इसके अन्य क्षेत्रों यथा सामाजिक राजनीतिक सामरिक आंतरिक सुरक्षा सांस्कृतिक सौहार्द आदि में भी गहन निहितार्थ होते हैं। और आप देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से एक और जहां हम ज्ञान आधारित सामाजिक दृष्टि से एक और जहां आप देखें कि हम ज्ञान आधारित समाज व अर्थव्यवस्था निर्मित करने का स्वप्न देख रहे हैं, वहीं गांवों से लेकर शहरों तक आप देखेंगे शहरों तक युवा व कार्यशील जनसंख्या को क्षमता अनुरूप रोजगार का ना मिल पाना कई सामाजिक समस्याओं जिनमें अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति, चोरी, लूटपाट, मानसिक अवसाद प्रभाव प्रमुख है के लिए प्रजनन भूमि का कार्य करती है और ऐसे युवा इनके प्रति सुवेद होते हैं। कुछ परिस्थितियों में यह महिला देह व्यापार, तस्करी, ड्रग्स तस्करी के प्रति भी सुवेद हिस्से को संवेदनशील व लक्ष्य आप देखते हैं कि बनाता है। भारत में रोजगार सृजन की समस्या आर्थिक मुद्दा होने के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है। हाल ही के दिनों में आप देखिए कश्मीर से पढ़े लिखे युवाओं इंजीनियरों के अलगाववादी व चरमपंथी संगठनों से जुड़ने की खबरें आई है। और आप देखिए पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद की समस्या का मध्य व पूर्वी भारत में नक्सलवाद व वामपंथी उग्रवाद हेतु की जिम्मेदार कारकों में एक प्रमुख कारक विकास की प्रक्रिया में इन क्षेत्रों को हाशिए पर रखे जाना है और अतः भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु भी रोजगार सृजन अत्यंत आवश्यक है।
एक कुछ सीमित संदर्भों में सांस्कृतिक सौहार्द के दृष्टिकोण से भी आप देखिए रोजगार सृजन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका अभाव कई धर्म और संप्रदाय, पंथ, जाति आधारित उग्र समूह हेतु इन्हें एक आसान सुविध लक्ष्य बना देता है। प्रश्न उठता है कि बढ़ती आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत रोजगार सृजन की समस्या से क्यों ग्रसित है। वस्तुतः इस हेतु अनेक कारक जिम्मेदार हैं। भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्व का करीब 2.4% भूभाग कवर करता है एवं लगभग आप देखिए संपूर्ण वैश्विक जनसंख्या का 1/5 भाग भारतीय जनसंख्या है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनसंख्या का बेहद आकार स्वयं के में रोजगार सृजन के समक्ष कई एक समस्या है। इसके अलावा भारतीय जनसंख्या की संरचना भी इस हेतु जिम्मेदार है। वैश्विक पैटर्न में जहां विश्व की अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाएं बूढ़ी होती जा रही हैं, उदाहरण के लिए 2025 तक अमेरिका की औसत आबादी करीब आप देखिए 39 और जापान की आप देखिए 47 होने का अनुमान है, वहीं भारत की औसतन आयु आप देखिए उस समय मात्र 29 वर्ष होगी। आशा है कि भारत एक युवा देश है। अब इसका फायदा उठा लिया जाए तो अच्छा है, वरना नुकसान भी उठाना को मिल जाएगा आगे। भारत में आप देखिए श्रमिकों का निम्न स्तरीय कौशल भी इस हेतु जिम्मेदार है। और आप देखिए नई जो शिक्षा नीति आई हुई है ना, इसी के लिए आई हुई है एक तरह से। भारत में श्रमिकों का निम्न स्तर कौशल भी इस हेतु जिम्मेदार है। भारत में कुशल श्रमिकों की का अनुपात कुल श्रमिकों का 2-3% है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचना भी इस हेतु जिम्मेदार है। सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में रोजगार पहलू वोकेशनल शिक्षा की अवहेलना की गई है। उच्च स्तरीय शिक्षा व तकनीक शिक्षा को भी अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया है। भारतीय आर्थिक क्षेत्र की प्रणाली भी इस हेतु जिम्मेदार अन्य कारक है। 1991 के वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक एक बंद अर्थव्यवस्था थी और विकसित देशों की तुलना में भारत में निजी क्षेत्र का अनेक आर्थिक क्षेत्रों व व्यवसायों में प्रवेश काफ़ी बाद में आप देखते हैं कि हुआ है। और इसके अलावा विदेशी निवेश पर अनेक प्रकार की बंदिशों भी थी, जिन्होंने भारत में एक सशक्त निजी क्षेत्र को जो बड़ी संख्या में दक्ष व कुशल श्रमिकों को रोजगार दे पाता है सृजित नहीं हो सका। इसके अलावा आप देखिए नीतिगत स्तर पर भी भारतीय आर्थिक विकास का दृष्टिकोण प्रतिशत बिंदु वृद्धि दर पर केंद्रित रहा है, न कि विकास के गुणात्मक पहलुओं पर। प्रशासनिक क्षेत्र में आप देखिए नौकरशाही की लाल फीताशाही, व्याप्त भ्रष्टाचार भी इस हेतु जिम्मेदार है। स्पष्ट है कि भारतीय संदर्भ में रोजगार सृजन न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से अपरिहार्य है, अपितु इसके गहन सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक, सुरक्षात्मक निहितार्थ भी है। प्रश्न उठता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिजास्टर में बदलने से बचाने एवं इस क्षेत्र में वैश्विक दृष्टिकोण से उपजे अवसरों को लाभ में कैसे परिवर्तित किया जाए। और निसंदेह इस हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। रोजगार सृजन की चुनौतियां कोई आकस्मिक चुनौती नहीं है, इसकी जड़ें भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, शासन की प्रकृति में निहित है। अतः इस हेतु न केवल अल्पावधि अपितु दीर्घावधि उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। इन कॉपियों को देखकर आप लोग शुरुआत करिए, मैं इतना कह रहा हूँ। और यही किस तरह से लिखते हैं ये आप लोगों को सीखने को मिलता है। क्रमिक विकास योजनाओं में कौशल विकास को इस हेतु एक समाधान के रूप में सुझाया गया है। वर्तमान सरकार ने इस दिशा में वृद्धि करने का राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है और इसे फ्लैगशिप कार्यक्रम के अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गई, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, राष्ट्रीय प्रशिक्षु विकास कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया शुरू किया है। और इस मौजूदा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और वर्तमान भारतीय श्रम की कुशलता व उत्पादकता वैश्विक दृष्टिकोण से अत्यंत निम्न स्तरीय है, जिस पर शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और दूसरा क्षेत्र जो इस दिशा में दीर्घावधि परिवर्तन ला सकता है वह है शिक्षा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट 2016 हालांकि इस मुद्दे को संबोधित करता है। भारतीय शिक्षा को और अधिक व्यवसाय परक बनाने की आवश्यकता है। सभी राज्यों में ग्रामीण स्तर तक वोकेशनल व प्रभावी कंप्यूटर शिक्षा को लागू करना व इस हेतु एक निगरानी व ऑडिटिंग व्यवस्था की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। उच्च स्तरीय शिक्षा प्रणाली, विशेषता तकनीकी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है। और FICCI के एक सर्वे के अनुसार भारतीय इंजीनियरों के 65% नियोक्ता उनके प्रदर्शन प्रशिक्षण के स्तर से खुश नहीं है। और कई आप देखिए सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता कंपनियों को अपने स्वयं के प्रशिक्षण संस्थान खोलने की नौबत आई है। उदाहरण विप्रो, इन्फोसिस हो गए, जो आप देखिए भारतीय तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता ही तो एक दर्पण है। कृषि क्षेत्र जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है, वह रोजगार को सामान्य कृषि गतिविधियों तक ही सीमित करता है। सरकार को नीतिगत व वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक श्रृंखलाबद्ध कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को विकेंद्रीकृत व सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
ताकि कृषि में रोजगार की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और अदृश्य बेरोजगारी की समस्या से निपटा जा सके। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किए जाने की लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और सभी राज्यों को नीतिगत नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित मॉडल लैंड लीज लॉ को अपनाने की जरूरत है ताकि संविदा कृषि व कृषि प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र को आकर्षित किया जा सके। रोजगार सृजन की चुनौतियों से निपटने हेतु सर्वाधिक व सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र। जब तक विनिर्माण क्षेत्र कार्यशील जनसंख्या के बड़े भाग को रोजगार प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा, तब तक आप देखिए रोजगार सृजन की चुनौती व चक्रव्यूह से बाहर निकलना लगभग असंभव प्रतीत होता है। विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास का इंजन होता है। भारतीय सकल रोजगार में इस क्षेत्र की भूमिका 1/5 भाग से भी कम है, जो चिंता का विषय है। और इसके अलावा इस क्षेत्र में काम करने वाले 90% से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह समस्या का इसका पहलू भी है। विनिर्माण क्षेत्र में आप देखिए हमें दोहरे दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। प्रथमतः हमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों को सुदृढ़ तक और अधिक विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये आप देखिए खादी व अन्य ग्राम उद्योग को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, जो आरंभ से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। भारतीय समाज में प्रभावी रोजगार सृजन की सर्वाधिक क्षमता इन्हीं में है। दूसरे पहलू के तहत हमें मेक इन इंडिया को अत्यंत प्रभावशाली दृष्टिकोण से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। विनिर्माण क्षेत्र को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ साथ प्रत्येक सब सेक्टर विशिष्ट योजनाओं, ऋण, प्रोत्साहन व नीतिगत संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है और इस हेतु सरकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद की मूल भावना को अपनाए जाने की आवश्यकता है। सेवा क्षेत्र की कुशल रोजगार प्रदान करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जो कि आप देखिए दृष्टिकोण से जीडीपी में करीब 60% योगदान देने वाला इस क्षेत्र रोजगार की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आप देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रेस्टोरेंट, आउटसोर्सिंग आदि को शामिल करने वाले इस क्षेत्र की को भी 2025 तक वैश्विक सेवा व्यापार के 15% हिस्से को पाने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संस्थागत नीति के समर्थन की आवश्यकता है। और निष्कर्ष लास्ट में कहा जा सकता है कि वर्तमान में न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था अपितु एक समावेशी सतत विकास, समावेशी समाज, सांस्कृतिक सौहार्द, आंतरिक सुरक्षा व क्षेत्रीय असमानता जैसे मुद्दों हेतु संबोधित करने हेतु भी रोजगार सृजन अत्यंत आवश्यक है। यदि भारतीय कार्यशील जनसंख्या हेतु अपेक्षित रोजगार सृजित करते हैं और लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर लिया जाता है तो भारत 21वीं सदी में न केवल एशिया अपितु संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है। उचित दृष्टिकोण है। स्वरोजगार की आवश्यकता पर अधिक बल दें, ये सुझाव दिया जा रहा है। अब आप देखिए 55 नंबर दिए गए हैं। कितने? 55 नंबर दिए गए हैं और इस तरह से आप देखिए 250 नंबर में से इन्हें 97 नंबर दिए गए हैं। आप लोग, मैं कहता हूँ कि लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और एक सीख लीजिए। मैं कहता हूँ किस तरह से इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि खुद अपने आप से आप बहुत अच्छा निबंध लिखने लग जाएंगे। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप मेहनत करिए और ईमानदारी से मेहनत करिए। कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं।